हेलो दोस्तों, गगन नाम है मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इतना रिस्पांस देने के लिए। और हाँ, आप लोगों से बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मेरी आवाज़ आपने कहीं ना कहीं सुनी है किसी दूसरे चैनल्स पे। तो हाँ, आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड स्पोक्स पर्सन एंड डबिंग आर्टिस्ट। तो मैं बहुत सारे चैनल्स पे अपनी आवाज़ देता था, लेकिन अभी मैंने सबके लिए काम करना बंद कर दिया एंड आई स्टार्टेड ऑन माई ओन। तो आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। तो चलिए आज एक स्कैम के बारे में बात करते हैं, ICICI स्कैम के बारे में। ICICI वीडियोकॉन बैंक लोन मामले में 3 लोग आज सलाखों के पीछे हैं। सीबीआई ने इस मामले में किसी और को नहीं बल्कि ICICI की MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वीडियोकॉन की संस्थापक वेणुगोपाल धूत की भी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी के बीच में आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये केस क्या है और उन गिरफ्तारियों का मतलब क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि ICICI बैंक और वीडियोकॉन का ये मामला 3,250 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा हुआ है। ICICI बैंक ने वीडियोकॉन कंपनी को RBI के नियमों का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया और इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को लगने नहीं दी। ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन कंपनी को 3,250 करोड़ रुपए का लोन देने का प्रोसेस शुरू हुआ सन 2008 में। नियमों की अनदेखी करके जिस तरह से ICICI बैंक ने वीडियोकॉन को ये लोन बांटे, उसका खुलासा पूरी तरह से 2019 में हुआ, जब ED ने मामला दर्ज किया। जिस वक्त से लोन बांटा गया उस वक्त चंदा कोचर बैंक की CEO थी। चंदा कोचर पर नियमों की अनदेखी के साथ भारी भरकम लोन बांटने और निजी फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। लेकिन इन सभी से पहले ICICI बैंक और वीडियोकॉन के बीच लोन के स्कैम को पकड़ा ICICI बैंक के एक इन्वेस्टर अरविंद गुप्ता ने। अरविंद गुप्ता ने बैंक और वीडियोकॉन कंपनी के बीच में लोन की प्रोसेस पर डिटेल में रिसर्च की। तब उन्हें पता लगा कि ICICI बैंक गलत तरीके से इन नियमों का उल्लंघन करके ये सब कर रही है और कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 3250 करोड़ रुपए की धांधली कर रही है। फिर क्या था, अरविंद गुप्ता ने इस बात की कंप्लेन की और कई दिनों तक ये मामला चला, कई जांचें हुई, लेकिन फिर मामला रुक गया। दोस्तों पॉलिटिक्स। उसके बाद 2018 में फिर एक बार जांच शुरू हुई। भारत सरकार ने CBI और ED को यह काम सौंपा। जांच के बाद पता लग गया कि जरूर ICICI बैंक ने कुछ धांधली की है और बैंक मैनेजर चंदा कोचर को इस बात का अंदाजा लग गया कि अब शायद वो बच नहीं पाएंगी। इसीलिए उन्होंने ICICI बैंक से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर दिया। बैंक ने भी तुरंत उन्हें रिटायरमेंट देने का फैसला कर लिया। जितने भी बेनिफिट्स रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं इतने बड़े अधिकारी को, वो भी बैंक देने को तैयार हो गई। CEO थी भाई। लेकिन मामला इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। अब केस सीधा चंदा कोचर पर हो गया और बैंक से मिलने वाले रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी रोक दिए गए और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। चंदा कोचर बहुत ही आसानी से इन सब मामलों से दूर होना चाहती थी, लेकिन CBI और ED के जाल से वो बच नहीं पाई। लोग उन्हें एक नारी शक्ति के रूप में जानते थे और जब ये मामला सामने आया तब लोगों को बहुत ही अचंभा हुआ। अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए चंदा कोचर ने मुंबई हाई कोर्ट में क्रॉस केस दर्ज करा दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ साथ उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत भी जेल में इस वक्त। पूरे मामले को डिटेल से बताते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि सबसे पहले वीडियोकॉन कंपनी ने ICICI कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर को लालच देकर उनसे 3250 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, जिसके बाद रेजिडेंशियल फ्लैट और भी बहुत सारी चीजें दे दी। दूसरी बात, उसके बाद वीडियोकॉन कंपनी के मालिक वेणुगोपाल धूत ने वो पैसा बहुत सारी शेल कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। शेल कंपनी मालूम है ना, जो भी अडानी ने बनाई थी उसके भाई ने। और उनमें से एक कंपनी थी NU पावर, जो कि किसी और की नहीं बल्कि चंदा कोचर के जो हस्बैंड ने दीपक कोचर, उन्हीं की कंपनी थी। इसीलिए लोन मिलने में वीडियोकॉन कंपनी को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यही रीजन है कि आज वीडियोकॉन कंपनी का दिवालिया निकल चुका है। दोस्तों कंपनी ने 20 अलग अलग बैंक से कुल 40,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। इसी कड़ी में कंपनी ने ICICI बैंक से भी 3250 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। इस लोन को लेने के 6 महीने बाद ही वीडियोकॉन मामले में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की एंट्री होती है। चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने साल 2008 में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के साथ मिलकर न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। वही शेल कंपनी जिसके बारे में बता रहा था। इस कंपनी में धूत की हिस्सेदारी 50% थी, बाकी की 50% की हिस्सेदारी दीपक कोचर और उनके परिवार के सदस्यों के पास थी। साल 2009 में वेणुगोपाल ने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अपने 25,000 शेयर्स दीपक कोचर को मात्र 2.5 लाख रुपए में बेच दिए। इतना तक तो ठीक था दोस्तों, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इस कंपनी को सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से
64 करोड़ रुपए का लोन मिला। एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि सुप्रीम एनर्जी वेणुगोपाल की कंपनी थी दोस्तों। वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत अपनी कंपनियों के बीच पैसों की हेरा फेरी कर रहे थे। साल 2009 में न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी NRPL को धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी से 64 करोड़ रुपए का लोन मिला और मार्च 2010 में NRPL ने अपने ज्यादातर शेयर्स सुप्रीम एनर्जी को ट्रांसफर कर दिए। यानी एक बार फिर से NRPL के मैक्सिमम शेयर्स और कंपनी का कंट्रोल दोनों वेणुगोपाल के पास पहुंच गया। सुप्रीम एनर्जी के पास NRPL के 95% शेयर्स थे, जबकि दीपक कोचर के पास सिर्फ 5% शेयर्स थे। दोस्तों अब ये पूरा खेल अपने लास्ट स्टेप पर तक पहुंचा जब साल 2013 में ICICI बैंक का लोन उन तक पहुंचा। वेणुगोपाल ने 3250 करोड़ रुपए का लोन के बदले दीपक कोचर को फायदा पहुंचाया। कंपनी की 95% हिस्सेदारी रखने वाली सुप्रीम एनर्जी कंपनी की पूरी होल्डिंग अपने करीबी महेश चंद्र पुंगलिया को सौंप दी। 2 साल बाद यानी 2013 तक पुंगलिया ने सुप्रीम एनर्जी की पूरी होल्डिंग सिर्फ 9 लाख रुपए में दीपक कोचर की कंपनी पिनेकल एनर्जी को दे दी। और दोस्तों चंदा कोचर पर आरोप ये लगे कि उन्होंने इस लोन के जरिए अपने पति को प्रॉफिट पहुंचाया। वीडियोकॉन कंपनी को दिए गए इस लोन को साल 2017 के NPA में डाल दिया गया। NPA में डाल दिया मतलब अब जान लेते हैं NPA क्या होता है। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लोन्स और एडवांस के लिए क्लासिफिकेशन को रेफर करती है जो डिफॉल्ट या बकाया राशि यानी एरियर में है। कोई लोन एरियर में तब होता है दोस्तों जब मूलधन या ब्याज भुगतान में लेट लपेट होती है या उसे अदा नहीं किया जाता या करने के लायक नहीं रह जाती कोई कंपनी, तो उसे NPA घोषित कर दिया जाता है। लोन डिफॉल्ट तब होता है जब लेंडर लोन एग्रीमेंट को टूटा हुआ मानते हैं और लोन लेने वाला लोन देने वाले को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। अब यहां पर कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे NPA जो कंपनी है उसके द्वारा गैर भुगतान की लंबी अवधि के बाद बैंक के बैलेंस शीट पर रिकॉर्ड किया जाता है। NPA लेंडर पर वित्तीय बोझ बढ़ा देते हैं। टाइम निकलने के साथ साथ NPA की जो रेगुलेटेड उल्लेखनीय संख्या होती है, रेगुलेटर्स कोई इंडिकेशन देती है कि बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अभी NPA को बकाया राशि की अवधि और रीपेमेंट की फीजिबिलिटी के आधार पर सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट या लॉस एसेट के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। लैंडर्स के पास किसी कोलेटरल का अधिकार लेने या कलेक्शन एजेंसी को एक भारी डिस्काउंट पर लोन को बेचकर अपने मौजूदा नुकसान को रिकवर करने का ऑप्शन मौजूद होता है हमेशा। अब ये जान लेना जरूरी है कि NPA किस तरह से काम करता है दोस्तों। NPA किसी बैंक या दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट पर एनलिस्ट होते हैं। गैर भुगतान की मतलब जिन्होंने भुगतान नहीं किया उनकी लंबे ड्यूरेशन के बाद लैंडर जिनसे उसने उधार लिया यानी उधारकर्ता को एक ऐसे एसेट को लिक्विडेट करने के लिए बाध्य कर सकता है जिन्हें लोन समझौते के एक हिस्से के रूप में गिरवी रखा जाता है। अगर किसी एसेट को गिरवी नहीं रखा गया है तो लैंडर बुरे लोन के रूप में एसेट को राइट ऑफ कर सकता है और फिर इसे कलेक्शन एजेंसी को डिस्काउंट पर बेच सकता है। ज्यादातर मामलों में दोस्तों लोन को नॉन परफॉर्मिंग के रूप में तब क्लासिफाई किया जाता है जब लोन पेमेंट 90 दिनों से ज्यादा की अवधि तक नहीं किया गया, जहां 90 दिन एक मानक होता है, सेट होता है कि इनमें तो करना ही है। हर पर्सनल लोन के नियमों और शर्तों के आधार पर बीता हुआ टाइम कम या ज्यादा हो सकता है। अब लोन का जो ड्यूरेशन है या वो मैच्योर हो गया है, इस पॉइंट पर NPA ग्रुप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। दोस्तों अगर कभी फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, बैंक खाते में से रकम कोई और निकाल ले, तो सबसे पहला काम अपने बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। किसी भी ऐसे मामले की जानकारी बैंक को 24 घंटे के अंदर दे देनी चाहिए। आप चाहें तो बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके एग्जीक्यूटिव को शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं या फिर सीधे बैंक में जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद मामले को बैंक द्वारा आगे की जांच की जाएगी। अकाउंट में सेंधमारी की घटना घटित होने पर भी पुलिस में भी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ऐसे मामले साइबर सेल के तहत आते हैं। कानूनी जानकार और साइबर एक्सपर्ट्स के मामलों में एक्सपर्ट विराग गुप्ता के मुताबिक अगर टाइम रहते बैंक को इन्फॉर्म कर दिया जाए और ऐसे ट्रांजैक्शंस में बैंक ग्राहक की गलती ना हो तो 72 आवर्स में रुपए खाते में वापस आ सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने शिकायत पोर्टल है cybercrime.gov.in ये बनाया हुआ है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत आप कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम के बारे में हेल्पलाइन नंबर 155260 इस पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। और ये तो बात आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी ने फ्रॉड करने के लिए OTP जनरेट किया है और अगर आपका बैंक अकाउंट है उसके झांसे में आप आ गए और आपने उसको OTP बता दिया, कई लोग बता देते, रोज ऐसे फ्रॉड होते हैं, तो ये खाता धारक की गलती है। ऐसे में हुए फाइनेंशियल फ्रॉड की जिम्मेदारी बैंक नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से कस्टमर के अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया है या फिर ATM कार्ड हैक करके पैसे निकाले या फ्रॉड के लिए किसी ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया है जिसमें बैंक ग्राहक की कोई भूमिका नहीं है, तो इसमें खाता धारक की गलती नहीं मानी जाएगी। अगर किसी ने अपनी जाली सिग्नेचर बनाकर चेक या विड्रॉल फॉर्म के जरिए आपके बैंक से पैसे निकाले हैं तो इसकी संबंधित सूचना इलाके की बैंक ब्रांच
या नजदीकी थाने में शिकायत करने से हो जाती है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं, लेकिन बैंक खुद स्कैम ना कर पाए इसके लिए गवर्नमेंट को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से कारगर साबित नहीं हुए। आज भी करोड़ों रुपए के बैंकिंग स्कैम्स होते रहते हैं। अभी लेटेस्ट अडानी का हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई साइबर एक्सपर्ट है तो अपनी सलाह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकता है कि गवर्नमेंट को आखिर और क्या क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे बैंकिंग स्कैम्स रुक सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।